Hi students, so today's video will be about the different types of problem that you'll be facing about the addition of vectors. Okay, in last video we did about the addition part itself, isn't it? Me and you have learned about how to do the addition, about the triangular and the parallelogram law, and today it will be about the types of problems. Okay, now today's video will be in parts because I have to note down the question and tell you how to do that. Okay, but before that, please do subscribe my channel. Okay, this actually motivates me a lot and gives a thumbs up if you actually like the content. Okay, now let us begin about the chapter. देखो बच्चों, इसको अभी नोट डाउन कर लेना है, ठीक है? नोट डाउन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ओके, नाउ हमको क्या देखना है यहाँ पे? ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत बेसिक क्वेश्चन है. ओके, एडिशन का बहुत बेसिक है, मिसिंग डाटा का क्वेश्चन है, एकदम इजी. ओके, नाउ हमको देखना क्या है यहाँ पे? फर्स्ट ऑफ ऑल सी व्हाट दे हैव टू द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स. सो हमको बोला गया है देयर आर टू वेक्टर्स ऑल इन ऑल. ओके, लेट वन ऑफ देम बी ए वेक्टर एंड अनदर बी बी वेक्टर. दो वेक्टर हो गया. अभी एक चीज देखो, ऑफ टू वेक्टर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट इज 80 न्यूटन. हमको बोला गया उसका सम है 80 न्यूटन. लेकिन अगर हम अच्छी तरीके से देखेंगे यहाँ पे बोला गया सम ऑफ मैग्नीट्यूड. उस वेक्टर का सम नहीं बोला गया, उसका मैग्नीट्यूड का सम बोला गया. तो क्या कर देंगे, a प्लस बी इक्वल्स टू 80. जब भी हम सिंगल मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो वेक्टर साइन नहीं देना है, ठीक है? सिंगल मैग्नीट्यूड को हम जैसे भी हो प्लस माइनस कर सकते हैं. लेकिन अगर वेक्टर को प्लस माइनस करना हो तो देयर आर ट्रायंगुलर और पैरेललोग्राम लॉ. ओके, याद रखना. अगर वेक्टर एक ही लाइन में एक्ट करे, एक ही डायरेक्शन में एक्ट करे तो उसको डायरेक्टली प्लस कर सकते हो. अगर कोई सा भी एंगल हो जाए उसके अंदर, देन वी हैव टू डू द ट्रायंगुलर और पैरेललोग्राम लॉ. ओके, बट यहाँ पर बोला गया कि मैग्नीट्यूड का सम, तो इसलिए हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे डायरेक्टली लिखते हैं. सो यहाँ से हम अगर b का वैल्यू निकालेंगे तो 18 माइनस a हम लिख सकते हैं यहाँ पे. तो e हो गया हमारा एक पर्टिकुलर वैल्यू. अभी नेक्स्ट में क्या बोला गया देखो, एंड द रिजल्टेंट इज 12. नाउ यू सी दिस पार्ट इज इंपॉर्टेंट. रिजल्टेंट को बोला गया 12 एंड फ्रॉम द लास्ट केस वीडियो हमको क्या पता है, रिजल्टेंट का वैल्यू अगर हम निकाले तो ये वाला ऐसा आता है, ठीक ना? जिसको भी ये वाला फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा है, लास्ट डे का वीडियो देखो, इस वीडियो के बाद वो डिस्प्ले करेगा, ठीक है? लास्ट डे का वीडियो देख लो, ये वाला फॉर्मूला समझ में आ जाएगा कैसे आया ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला. ओके, नाउ इफ आई पुट द वैल्यूज हियर 12 और ए के जगह में a ही होगा, b के जगह में 18 माइनस a होल स्क्वायर प्लस 2 a इंटू 18 माइनस a cos थीटा. इतना तक आ जाता है. नाउ व्हाट इज माय प्रॉब्लम हियर, दिस पर्टिकुलर वैल्यू cos थीटा. आई डोंट नो द वैल्यू ऑफ cos थीटा. अभी तुम लोग बोलोगे अरे क्वेश्चन में तो यहाँ पर 90 डिग्री है. अरे बच्चों, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला क्वेश्चन पहले पढ़ के तो देखो क्या बोला गया है. यहाँ पे बोला गया है कि इफ द रिजल्टेंट मेक्स, देखो क्या बोला है, रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विथ स्मॉलर फोर्स, दैट मीन्स अपॉन दिस टू समवन हैव टू बी स्मॉलर. सो मैं क्या कर रहा हूँ, ये इस b को स्मॉलर कर देता हूँ, ठीक है? इस b को मैंने स्मॉलर कर दिया, ठीक है? तो डायग्राम देख लो फिर समझ में आएगा. बोला कि रिजल्टेंट जो है वो b के साथ एंगल करेगा, रिजल्टेंट स्मॉलर के साथ एंगल करेगा. यानी कि अगर b इधर हो गया तो रिजल्टेंट 90 डिग्री कर देगा b के साथ. अंडरस्टूड? द रिजल्टेंट विल बी एट 90 डिग्री. तो अभी a कहां पर जाएगा? हाँ, a कहां पर जाएगा? ओके, ये इस वाले पार्ट में हमको याद रखना है पैरेललोग्राम लॉ. ओके, देखो कितना इजी है पैरेललोग्राम लॉ. अगर याद रखो, पैरेललोग्राम लॉ में क्या बोला गया था कि द रिजल्टेंट विल बी द डायगोनल ऑफ द टू वेक्टर्स. रिजल्टेंट हमेशा डायगोनल में रहता है, दो वेक्टर. तो एक वेक्टर अगर इधर हो गया तो दूसरा वेक्टर इधर होना चाहिए. फिर ही ना r, जो ये लाइन है, इन दोनों का डायगोनल हो जाएगा. अंडरस्टूड? अगर a इस साइड में हो गया फिर ही तो r को हम डायगोनल बोल सकते हैं, ठीक ना? ये वाला देखो पैरेललोग्राम बन गया. अंडरस्टूड? ओके, सो इधर में a का डायरेक्शन इधर आ जाएगा. ओके,
बट हमको चाहिए क्या, ये जो थीटा है, लास्ट डे को भी मैंने बोला था, इस फॉर्मूला में जो थीटा है ये पूरा एंगल है, ये पूरे एंगल को हम थीटा बोलते हैं। 90 डिग्री को थीटा नहीं, 90 डिग्री को ये वाला बीटा बोलते हैं, बीटा। रिजल्टेंट जो भी एंगल कर रहे हैं उसको हम बीटा बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमको ये थीटा तो ढूंढना है, नहीं तो मैथ्स ये वाला प्रॉब्लम तो खत्म नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, और एक फॉर्मूला लास्ट को किया था tan बीटा का। अभी tan बीटा का फॉर्मूला जब अप्लाई करने जाओगे, देखो देखने में तो बहुत इजी है, फॉर्मूला जब अप्लाई करने जाओगे याद रखना है किसको तोड़ना है और किसको नहीं। हमेशा मैं बोलता हूं याद रखना है किसको तोड़ना है और किसको नहीं। उसके लिए मैंने एक शॉर्टकट बताया था, हमेशा याद रखना आर वेक्टर रिजल्टेंट जिसके साथ एंगल कर रहा है, ये जो 90 डिग्री किसके साथ किया, बी के साथ, तो बी को कभी नहीं तोड़ना है, जिसके साथ एंगल करेगा उसको वो सपोर्ट करेगा। अंडरस्टूड, जिसके साथ एंगल करेगा उसको वो सपोर्ट करेगा, उसको नहीं तोड़ना है। 90 डिग्री जिसके साथ कर रहा है, अभी अगर मेरा ये वाला एंगल दिया हुआ था, अगर देता क्वेश्चन में, तो ए को हम नहीं तोड़। अंडरस्टूड, अभी तो बी के साथ एंगल दिया हुआ है, तो बी को हम नहीं तोड़ेंगे, ए को तोड़ देंगे। ऊपर में लिख देंगे ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई बी प्लस ए कॉस थीटा। अंडरस्टूड, ए को तोड़ देंगे यहाँ पे, ठीक है, बी को नहीं तोड़ना है। तो 1090, अच्छा 1090 का वैल्यू कितना है, ये बीटा तो 90 हो गया, 1090 का वैल्यू कितना है, 1/0। जिसको भी याद है तो वो बोल सकता है 1/0 इज द वैल्यू ऑफ 1090, और यूजुअली से अनडिफाइंड। ओके, तो ए साइन थीटा बाय पी प्लस ए कॉस थीटा, इसको अगर हम अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहां से निकल रहा है बी प्लस ए, इधर से बी प्लस ए कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। तो यहां से ए कॉस थीटा का एक वैल्यू निकल रहा है माइनस पी। इधर क्या करेंगे, ये ए कॉस थीटा को हम रिप्लेस कर देंगे, तो ये प्रॉब्लम अभी सॉल्व हो जाएगा। देखो ए स्क्वायर प्लस, अच्छा इस रूट ओवर को अगर हम उस साइड में ले लेंगे, ये वाला हो जाएगा 144, स्क्वायर हो जाएगा रूट ओवर एक साइड से। नाउ ए स्क्वायर प्लस 18 माइनस ए होल स्क्वायर प्लस 2 18 माइनस ए, और इस ए कॉस थीटा को हम क्या बोलेंगे, ए कॉस थीटा को हम बोलेंगे माइनस बी। अंडरस्टूड, और बी का वैल्यू निकल गया था 18 माइनस ए। ओके, तो ये वाला पार्ट अगर हम सॉल्व कर देंगे, ये वाला पार्ट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकलेगा, इसको सॉल्व करने से ए का वैल्यू निकल जाएगा, ए का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, बी का वैल्यू आ जाएगा। कितना इजी है देखो। तो ये वाला हो गया एक बेसिक प्रॉब्लम। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो अभी आएगा स्क्रीन पे, पहले ये वाला पार्ट तुम नोट डाउन कर लो कैसे। नाउ फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम, ओके, सो ये वाला भी अभी पॉज करके ये वाला क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, ठीक है, समझने में इजी होगा बात। तो सॉरी बट माय हैंडराइटिंग इज वेरी वेरी क्लियर एंड वेरी ब्यूटीफुल, आई नो, ओके, नो नीड टू क्रिटिसाइज दैट। ओके, ये वाला नोट डाउन कर लो अभी। तो इस प्रॉब्लम में देख क्या बोला गया है, देखो ए मोटर बाइक इज रेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ। देखो एकदम इजी प्रॉब्लम, ये वाला डायरेक्शन का प्रॉब्लम है। ओके, डायरेक्शन का प्रॉब्लम है। देखो इसमें बोला गया है मोटर बाइक इज racing towards north at 25 km/h and the water current in that region is 10 km/h in the direction of 60 degree east of south. Find the resultant velocity of the boat. तो करेंगे कैसे इसको, देखो डायरेक्शन का प्रॉब्लम है। एक बोला गया मोटर बाइक इज गोइंग टूवर्ड्स द नॉर्थ, और दूसरे में बोला गया कि वाटर करंट जा रहा है ईस्ट ऑफ साउथ में। सो इस टाइप ऑफ प्रॉब्लम में हम क्या करेंगे, पहले डायरेक्शन को ड्रॉ कर देते हैं। देखो अगर हम डायरेक्शन को ड्रॉ करेंगे, इधर पे आ जाएगा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। अंडरस्टूड, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आ गया। तो पहले मुझको बोला गया नॉर्थ की तरफ जा रहा था मोटर बाइक 25 km/h से, मोटर बाइक इज हियर एंड स्पीड इज 25 km/h। ओके, मैंने सिर्फ 25 लिख दिया यहाँ पे। इस तरफ जा रहा था मोटर बाइक पहले नॉर्थ, और वहां पे वाटर करंट कहा था, ओके, वाटर करंट था ईस्ट ऑफ साउथ में। ईस्ट ऑफ साउथ वो क्या होता है, देखो साउथ तो नीचे की तरफ है, ठीक है ना, तो साउथ से ईस्ट की तरफ तुम अगर जाओगे, इस डायरेक्शन, ये वाला डायरेक्शन को बोलते हैं ईस्ट ऑफ साउथ। और कितना डिग्री, 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। दैट मीन्स साउथ से इधर अगर हम 60 डिग्री ड्रॉ कर देंगे, ये वाला हो जाएगा वाटर करंट का डायरेक्शन। कितना है, 10 km/h, 10 ही लिख देगा। ओके, तो नाउ आई हैव टू फाइंड द रिजल्ट। ना
if you can draw this diagram by looking at the question, then your part will be very easy. Resultant निकलना कोई बड़ी चीज नहीं है. Resultant क्या होता है? देखो, एक है ये वाला डायरेक्शन और दूसरा ये नीचे वाला डायरेक्शन. तो resultant क्या निकलेगा? उसका डायगोनल हो जाएगा तुम्हारा रिजल्टेंट. तो रिजल्टेंट का अगर मैग्नीट्यूड निकालोगे तो हमको पता है क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. बहुत इजी है. a है तुम्हारा 25, b तुम्हारा हो गया 10 और प्लस 2 इंटू a इंटू b इंटू कॉस थीटा. कॉस थीटा क्या, यहाँ पर थीटा कितना होगा? ये पूरा जो एंगल है ये कितना होगा? 180 डिग्री. स्ट्रेट लाइन का एंगल है 180 डिग्री. उसमें से 60 डिग्री अगर तुम निकाल दोगे तो कितना बचेगा? यहाँ 120 डिग्री बचेगा. तो cos 120. तो ये फॉर्मूला अगर हम यहाँ पर यूज करेंगे तो रिजल्टेंट निकल जाएगा. ओके, अभी दूसरा वाला चीज क्या करना है? अच्छा, निकाल के दिखाता हूँ. 25, 625, 100 और यहाँ पर हो गया 5500. cos 120 उसका वैल्यू कितना है? cos 120 का cos 90 प्लस 30 कर सकते हैं. cos 90 प्लस 30 करने से sin 30 निकल जाएगा. दूसरे वाले एक्सिस में sin का वैल्यू AST से पॉजिटिव हो जाएगा. ठीक है, sin 30 क्या है? 1/2. तो ये वाला हो जाएगा कितना? 250. तो यहाँ से तुम लोग निकाल सकते हो रिजल्टेंट का वैल्यू. ओके, नेक्स्ट जो चीज निकालना है यहाँ पे वो होगा उसका डायरेक्शन. मैंने बोला था वेक्टर का कोई भी प्रॉब्लम हो उसमें सिर्फ रिजल्टेंट नहीं निकालना है, रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी देखना है. रिजल्टेंट का डायरेक्शन के बिना उसका प्रॉब्लम बेकार हो जाएगा. तुमको डायरेक्शन देना ही है उसमें. ठीक है, तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे यहाँ से? तो डायरेक्शन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? मैंने जो बताया था, जब भी तुम रिजल्टेंट यहाँ पर पकड़ लो. अच्छा, ये वाला -1/2 रूट से -1/2. अच्छा, जब डायरेक्शन जब निकालोगे, मैंने क्या बोला था, कोई भी पर्टिकुलर जो वेक्टर है उसके साथ रिजल्टेंट का एक एंगल पकड़ना ही पकड़ना है. तुम अगर चाहो तो ये वाला पूरा एंगल पकड़ लो इसके साथ, 10 के साथ, या 25 के साथ ये वाला एंगल पकड़ लो. इसका तुम बीटा दे दो, मार्क कर दो बीटा. तो tan बीटा का फॉर्मूला क्या निकलेगा? मैंने क्या बोला था, जिसके साथ एंगल करेगा उसको नहीं तोड़ने का. जिसके साथ एंगल करेगा उसको नहीं तोड़ने का. जो एंगल नहीं कर रहा है उसको तोड़. ठीक है, tan एंगल नहीं कर रहा है तो tan को तोड़ दो. tan कितना होगा? sin पूरा एंगल कितना है? 120 डिग्री डिवाइडेड बाय 25 प्लस 10 cos 120. तो यहां से तुम्हें डायरेक्शन भी मिल जाएगा कि बीटा कितना होता है. उसके बाद जब रिजल्ट तुम डिनोट करोगे तो ऐसे लिखना है कि रिजल्टेंट इज दिस मच मैग्नीट्यूड एट एन एंगल ऑफ, जो भी निकलेगा एट एन एंगल ऑफ वो वाला एंगल फ्रॉम नॉर्थ. अंडरस्टूड? फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट. ओके, और फ्रॉम ईस्ट ऑफ नॉर्थ ऐसे लिखना है. अंडरस्टूड? डायरेक्शन दिखाना है तुमको. वेक्टर के प्रॉब्लम में डायरेक्शन दिखाना ही दिखाना. ठीक है, तो ये वाला हो गया सिर्फ एक डायरेक्शन का बेसिक प्रॉब्लम. नेक्स्ट जो करेंगे वो अभी स्क्रीन पे आएगा. ये वाला पहले देख लो. ठीक है, so now for the last problem, the best for the last. Okay, I always do the best for the last. So read this question carefully. You will understand why I'm telling you the best among the three. See, a person traveling eastward with a speed of how much? 3 km/h finds that wind seems to blow from north. अच्छी तरीके से अगर देखोगे, you will understand that the man is moving towards east, but he actually doesn't know from where the wind is flowing. He is just assuming that the wind is flowing from the north. Understood? He is assuming. इसलिए ये जो word है seems बोला गया है. So in order to start this problem, see, this is the direction problem straight of all. You will see it from the question itself. All this part they have given you are about the direction. The man is traveling eastward. Wind seems to blow from north. Again, they are telling on doubling his speed, the wind appears to flow from northeast. Understood? So, करना कैसे है ये देखो. So, जब भी डायरेक्शन का प्रॉब्लम हो, पहले डायरेक्शन पहले ड्रॉ कर लो. तो ये जो पार्ट है, this is your east, this is your west, this is your north, and this is your south. Understood up to this much? Now, first of all, the man is moving towards east. तो इस तरफ जा रहा है man. स्पीड क्या है? 3 km/h. देख लो, मैन इधर जा रहा है विद द स्पीड ऑफ 3 km/h.
और उसको लगता है, देखो उसको लगता है कि नॉर्थ से विंड आ रहा है, he just feels that the wind is flowing from north, मतलब कि इधर से आ रहा है तो साउथ में जाएगा, ठीक है, विंड साउथ में जा रहा है। नाउ यू शुड ऑलवेज रिमेंबर, जब भी ऐसा टाइप का प्रॉब्लम हो जहां पे तुमको डायरेक्शन का सेंस अच्छी तरीके से नहीं मालूम होना, ओके, यू डोंट नो व्हाट इज द एक्चुअल डायरेक्शन, यू जस्ट एज्यूमिंग द डायरेक्शन, तो तब क्या करना है, ये जो मोशन है, एक्चुअल जो मोशन है उसको हमको स्टॉप करना है। Because Heisenberg, the great Heisenberg told that you cannot determine the position and the motion at a particular point at the same time. Understood? Motion और position को एक साथ कभी भी डिटरमाइन नहीं कर सकते। किसी को अगर डिटरमाइन, अगर तुम मोशन को डिटरमाइन करना चाहोगे तो पोजीशन को लीव करना पड़ेगा, अगर पोजीशन डिटरमाइन करना चाहोगे तो मोशन को स्टॉप करना पड़ेगा, अगर तुम भाग रहे हो तो रोकना पड़ेगा अपना पोजीशन देखने के लिए, ठीक है। तो द मैन इज गोइंग टूवर्ड्स ईस्ट, इजंट ही? इन ऑर्डर टू स्टॉप दैट मैन, मैं तो यहाँ पर खड़ा नहीं होऊंगा, तो इन ऑर्डर टू स्टॉप दैट मैन कैसे स्टॉप करेंगे उसके लिए पहले दिन जो बोला था ऑपोजिट वेक्टर, उसका यूज करेंगे। ऑपोजिट वेक्टर यूज कैसे करते हैं, ये जो 3 किलोमीटर पर आवर ईस्ट की तरफ है उसके ऑपोजिट साइड में और एक स्पीड दे दो, उसका ही ऑपोजिट 3 किलोमीटर पर आवर। बस वेक्टर में ऐसे करके एक पर्टिकुलर मोशन को आप स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। यू हैव अप्लाइड द 3 किलोमीटर पर आवर ऑन द ऑपोजिट डायरेक्शन, अंडरस्टूड। नाउ यू सी दिस पर्टिकुलर विंड फ्लोइंग फ्रॉम नॉर्थ, ये एक्चुअल डायरेक्शन नहीं है, दिस सीम्स टू हिम, मैन को लगता है, दैट मीन्स दिस इज द रिजल्टेंट। मैन को जो भी लगता है, तुम अगर क्वेश्चन में रहोगे तुमको जो भी लगेगा वो होगा रिजल्टेंट इफेक्ट होगा, ओरिजिनल डायरेक्शन में। तो अगर ये वाला रिजल्टेंट है तो ओरिजिनल इधर होना चाहिए, ओरिजिनल विंड का वेलोसिटी इधर होना चाहिए। देख लो अच्छी तरीके से, अगर ये दो पर्टिकुलर है पैरेललोग्राम का क्या एडजेसेंट साइड, ये वाला हो गया उसका डायगोनल, अंडरस्टूड। तो इधर पे होना चाहिए क्या, तुम्हारा रिजल्टेंट, सॉरी तुम्हारा एक्चुअल डायरेक्शन इधर पे होना चाहिए। तो ये जो पूरा एंगल है उसको हम दे देंगे थीटा। ये वाला एंगल तो बच्चों को पता है कितना है, 90 डिग्री। सो यहाँ पे एज इट इज एंगल प्रॉब्लम, सो आई कैन यूज दिस फॉर्मूला tan बीटा इक्वल्स टू, नाउ मैंने क्या बोला था, जिसके साथ एंगल करेगा उसको कभी नहीं तोड़ेगा, ठीक है। तो एंगल यहाँ पे रिजल्टेंट इसके साथ 3 के साथ कर रहा है, तो इसको तोड़ना है, 3 को नहीं तोड़ना है, इसको तोड़ना है। तो v sin थीटा बाई 3 प्लस v cos थीटा। अभी tan बीटा की जगह, बीटे नहीं एक्चुअली बीटा, तो बीटा की जगह पे यहाँ पर कितना है 90 डिग्री, tan 90। तो tan 90 का वैल्यू 1/0, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दोगे यहाँ से ये वाला निकल के आएगा। सो v cos थीटा को तुम लिख सकते हो -3, वेरी इंपॉर्टेंट हियर। ओके, नाउ फॉर द सेकेंड पार्ट। In the second part they have told on doubling speed the wind appears to flow from northeast. Find the magnitude of the actual velocity. तो क्या बोला है, डबलिंग स्पीड, डबलिंग, पहले 3 था, डबल कर दो 6 हो जाएगा उसका, अंडरस्टूड, 6 हो जाएगा। अभी अगर 6 हो गया तो विंड कहां से आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट से। सो नॉर्थ ईस्ट इधर है, ओके, नॉर्थ ईस्ट इधर है, इधर से आ रहा है विंड, इधर से आ रहा है, मतलब कि इधर को जाएगा, ठीक है, यहां पर आ जाएगा विंड, ये वाला हो जाएगा नया वाला रिजल्ट। तो अभी देख लो, हमको ये तो पता है कि नॉर्थ ईस्ट जो लाइन है ये वाला, दिस मेक्स 45 डिग्री विथ द इंडिविजुअल नॉर्थ एंड ईस्ट, अंडरस्टूड। सो ये वाला भी 45 डिग्री हो जाएगा, ये 45 होने से ये वाला 45, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सो इफ आई अप्लाई द सेम फॉर्मूला अगेन, यू विल सी, if I apply the same formula, so tan बीटा की जगह पे यह होगा 45 डिग्री। सिमिलरली ये 45 भी 6 के साथ कर रहा है, तो 6 को नहीं तोड़ना है, किसको तोड़ना है, v को। ये जो v है, ये v जो है उसको तोड़ना है, ये वाला v को तोड़ना है। तो कितना होगा, v sin थीटा बाई 6 प्लस v cos थीटा। tan 45 का वैल्यू हो जाएगा 1, tan 45 का वैल्यू हो जाएगा 1। सो इधर पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 6 प्लस v cos थीटा इक्वल्स टू v sin थीटा। अभी v cos थीटा का वैल्यू ऑलरेडी -3 है,
तो v sin थीटा तुम्हारा निकलता है कितना, ये भी तुम्हारा 3 निकलता है। लेकिन तुमको क्या चाहिए, तुमको चाहिए ये v का वैल्यू, ये v sin थीटा और v cos थीटा से काम नहीं चलेगा, तुमको चाहिए v का वैल्यू। तो कितना होगा ये, तो v का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, देखो ये वाला अगर फॉर्मूला हम अप्लाई कर देते हैं, v sin थीटा होल स्क्वायर प्लस v cos थीटा होल स्क्वायर, v का वैल्यू निकलने वाला है ना। हाँ देखो हाइपोथेटिकली मैं करके दिखाता हूँ, v स्क्वायर, इससे v स्क्वायर कॉमन ले लो तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू हो जाएगा 1, तो इसका रूट ओवर करने से v निकलेगा। अंडरस्टूड। सो अभी यहाँ पे कैसे ये वाला यूज करेंगे, v sin थीटा का वैल्यू है 3 और v cos थीटा का वैल्यू है -3, सो इधर पे आ जाएगा 18, तो ये हो जाएगा कितना 3√2 किलोमीटर पर आवर। सो ये निकल गया एक्चुअल वेलोसिटी। Okay, so this is how we will use this particular addition of factors in order to find the answer of different types of problems. Understand? Okay. And now before you leave, please do subscribe my channel. Okay, it motivates me a lot. ठीक है, और अगर ये पसंद आया तो एक thumbs up दे देना. I'll be making more videos of like this. Okay, thank you.